Hello everyone, once again welcome और वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स जंक्शन। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है हम लोगों का सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, अभिकेंद्र त्वरण, कोणीय संवेग और कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत। ये सब हम लोग इसके सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन के अंतर्गत आज देखेंगे और इसके आगे वाले सारे चैप्टर करवा दिया गया है, जिसका आप लोगों की सुविधा के लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं और लाइट का कुछ टॉपिक छूटा हुआ है जिसको मैं करवा दूंगी, तब तक के लिए आप लोग आगे देखिए। तो समझते हैं कि अभिकेंद्र बल किसे कहेंगे, क्या है अभिकेंद्र बल। तो कहा जा रहा है कि अगर कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय गति से चलता है तो परिमाण समान रहता है, लेकिन दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है। बोला जा रहा है कि अगर कोई पिंड एक समान चाल से चल रहा है वृत्तीय गति पे, ठीक है, तो इसका परिमाण, उस वस्तु का परिमाण तो समान ही रहेगा, उस पर ज़्यादा वजन कहाँ से बढ़ पाएगा। लेकिन दिशा हर एक मोड़ पे उसका क्या हो रहा है, एक समान चाल से इस वृत्तीय गति पे चल रहा है। तो यहाँ पे ये वस्तु चल रहा था तो इसका दिशा इधर था, लेकिन यहाँ पे आने पे इस वस्तु का दिशा इस ओर हो गया, लेकिन दिशा क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो यही बोला जा रहा है, लेकिन दिशा बदलने के कारण क्या हो रहा है, वेग में भी बदलाव आ रहा है और वेग में परिवर्तन होने के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि त्वरण किसके बोलेंगे, तो वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। तो इस वृत्तीय गति में क्या हो रहा है, परिमाण तो सेम ही है, लेकिन हर एक जगह पे इसका दिशा चेंज होते जा रहा, दिशा चेंज हो रहा, ठीक है। और वेग, दिशा बदलने के कारण क्या हो रहा है, वेग में भी परिवर्तन आ रहा। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, जिस कारण वेग में, इस सर्कुलर मोशन पे चलने पे वेग में परिवर्तन आ रहा है तो त्वरण भी उत्पन्न हो रहा है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहेंगे। और इस कारण एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, और यही अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न हो रहा है जिस कारण एक बल भी लग रहा है, जिसको क्या कहेंगे, अभिकेंद्र बल, ठीक है। अभिकेंद्र बल को केंद्राभिमुख बल भी कहा जाता है। केंद्राभिमुख यानी केंद्र की ओर लगने वाला बल, अभिकेंद्र बल को क्या कहेंगे, केंद्राभिमुख बल। आगे देखिए, एक समान वृत्तीय गति में चाल और गतिज ऊर्जा नहीं बदलती है। अगर एक समान वृत्तीय गति हो रही है तो इसमें चाल और गतिज ऊर्जा नहीं बदलेगी, अर्थात चाल और गतिज ऊर्जा कैसा रहता, अचर रहता है। लेकिन अन्य राशियां हैं जो बदलती है, जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग, ये सब बदलते जाता है, अर्थात चर रहता है। अगर m द्रव्यमान की कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर भी वेग से गतिशील हो, बोला जा रहा है कि अगर एक कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और त्रिज्या कितना है, r, वृत्ताकार पथ पर भी वेग से गतिशील है, तो इसका अभिकेंद्र त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर, त्वरण किसको बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को। तो v से वेग और r से त्रिज्या हो गया। तो अभिकेंद्र त्वरण बराबर फॉर्मूला हो जाता है a बराबर v² r, और अभिकेंद्र बल बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर mv² r। F बराबर आप लोग जानते होंगे कि ma होता है, ठीक है। तो m के बदले m लिख दिए और a के बदले यहाँ v² r, mv² r, यही यहाँ पे अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला दिया गया है। और देखिए आगे, अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण की दिशा किधर होती है, तो केंद्र की ओर होती है, लेकिन वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। स्पर्श रेखा की दिशा मतलब इस वृत्त की ये हो गया स्पर्श रेखा, इसका वेग की दिशा कितना, यहाँ पे इस, और यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पे इस दिशा की ओर होगा, इस तरह से। आगे देखेंगे, वृत्ताकार पथ पर घूम रहे पत्थर की डोरी टूट जाने पर वह सरल रेखीय स्पर्शी अनुदिश गति करेगा। बोला जा रहा है कि वृत्ताकार पथ पर घूम रहे पत्थर की डोरी, जैसे कि ये है ना, ये पत्थर की डोरी वृत्ताकार पथ पर घूम रहा,
अगर टूट जाता है वो पत्थर की डोरी तो सरल रेखीय स्पर्शी अनुदिश गति करेगा। देखिए, वृत्ताकार पथ पर पत्थर की डोरी से बांध के घुमाया जा रहा, घूमते घूमते ये डोरी टूट जाता है, तो जहाँ पे टूटेगा वहाँ से ये सरल स्पर्शी मतलब स्पर्श रेखा के अनुदिश ही वह पत्थर है जो गति करेगा। आगे देखेंगे, किसी वस्तु को वृत्तीय गति में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। अभिकेंद्र बल रहेगी तभी कोई वस्तु वृत्तीय गति में घूम सकता है, ऐसे नहीं। अभिकेंद्र बल के कारण ही अभिकेंद्र बल का होना जरूरी है, तभी कोई वस्तु है जो वृत्तीय गति में घूम सकेगा। यहाँ देखिए, अगर किसी धागे से पत्थर को बांधकर घुमाया जाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल तनन बल से मिलता है। अगर कोई क्या बोल रहा है कि अगर किसी धागे से पत्थर को बांधकर घुमाया जाता है तो उसमें भी अभिकेंद्र बल मदद कर रहा है। तो अभिकेंद्र बल कौन है? तो वो जो तनन बल टाइट होके जो बांधा हुआ है ना, वही अभिकेंद्र बल हो गया, इसी कारण वह घूम पा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन भी है जो नाभिक को और चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यानी वो भी तो घूम ही रहा है। यहाँ पे हम लोग बताए थे ना, यहाँ देखे थे हम लोग कि किसी वस्तु को वृत्तीय गति में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल का होना बहुत ही जरूरी है। अगर अभिकेंद्र बल नहीं कार्य करेगा तो वो वस्तु वृत्तीय गति में घूम ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ये होता है कि इलेक्ट्रॉन भी तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो तो वहाँ भी अभिकेंद्र बल है। तो हाँ, वहाँ भी अभिकेंद्र बल है। वहाँ अभिकेंद्र बल के रूप में वैद्युत आकर्षण बल प्राप्त कार्य करता है। और अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये भी वृत्तीय गति में रोटेट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा है। क्योंकि कोई भी वस्तु वृत्तीय गति में घूम रहा है तो वहाँ अभिकेंद्र बल होगा ही। तो आवश्यक अभिकेंद्र बल, इसमें आवश्यक अभिकेंद्र बल कौन होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल से यहाँ अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। अगर कोई गाड़ी किसी गोलंबर पर चक्कर लगाती है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल घर्षण बल से प्राप्त होता है। कोई गाड़ी है जो चक्कर लगा रही है गोलंबर का, तो हाँ अभिकेंद्र बल कौन सा है? तो घर्षण बल से अभिकेंद्र बल वहाँ प्राप्त होता है। आगे देखेंगे, इस पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है। बोला गया है कि अगर किसी धागे की तनाव सहन क्षमता 100 न्यूटन है, कितना है? धागे की तनाव सहन क्षमता 100 न्यूटन है, F बराबर हो गया 100 न्यूटन, तथा उससे बंधे पत्थर की द्रव्यमान 1 kg है और द्रव्यमान M बराबर 1 kg दिया गया है, तथा धागे की लंबाई 4 मीटर है। धागे की लंबाई कितना है? R बराबर 4 मीटर दिया गया है। तो महत्तम कितने वेग से पत्थर को घुमाया जाए कि धागा न टूटे? तो हम लोग F बराबर mv²/r देखें, इसी फार्मूला पे सेट कर देंगे। यहाँ नीचे सेट किया गया है F बराबर mv²/r। F बराबर कितना था? 100, m कितना है? 1, तो 1, v² को v² लिख दिए और r 4, तो v² बराबर हो गया 4, तो v बराबर कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड हम लोग का ये आ गया। अब देखते हैं वक्र पथ की ढाल। वक्र पथ को ढाल नुमा बनाया जाता है आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए। वक्र पथ समझ रहे हैं? अब कोई रास्ता वक्र पथ हो, जैसे कि टेढ़ा मेढ़ा है ना, ये रास्ता है ऐसे इस तरह, इसी को बोलेंगे पत्र। इसको अधिकतर है जो ढाल नुमा बनाया जाता है ताकि आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो सके। वक्र पथ पर आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है? तो घर्षण बल से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है वक्र पथ पर आवश्यक अभिकेंद्र बल? तो घर्षण बल से। अगर कोई पिंड m द्रव्यमान का हो और वक्र पथ की त्रिज्या r हो तथा ढाल थीटा हो तो वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल होगा v बराबर √r/g tan थीटा। क्या बोला है कि अगर कोई पिंड m द्रव्यमान का हो, उस पिंड का कोई वस्तु का द्रव्यमान m हो और उस पथ की त्रिज्या r हो और ढाल कितना हो? थीटा, तो उस वक्र पर अधिकतम सुरक्षित चाल, मतलब इतना ही चाल से चलना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा चाल से उस वक्र पथ पे कोई वस्तु गया तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। कितना? इस पर अधिकतम सुरक्षित चाल यही है, जिसका है v बराबर √r/g tan थीटा, जहाँ r क्या है? त्रिज्या हो गया, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण हो गया
और tan थीटा, थीटा क्या है, वक्रपथ इस ढाल है, ठीक है, वक्रपथ की ढाल। आगे देखेंगे, वक्रपथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। क्या बोला जा रहा है ना कि इस पर वक्रपथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल उसका द्रव्यमान पे नहीं निर्भर कर रहा कि ट्रक है तो वो नहीं गिरेगा, इतनी चाल से चलेगा, या छोटी गाड़ी है, इस पे निर्भर नहीं कर रहा, बल्कि उस ढाल पे निर्भर कर रहा है, त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है ना, और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है। अगर कोई पिंड वक्रपथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल से अधिक चाल से चक्कर लगाता है, ये अधिकतम सुरक्षित चाल यही है ना, वक्रपथ पर इससे अधिक चाल से चक्कर लगा रहा है कोई गाड़ी या कोई पिंड, तो गति अधिक होने के कारण क्या होगा, घर्षण कम जाएगा। गति ज़्यादा है तो घर्षण कमेगा, तो आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं लग पाएगा, घर्षण कम होगा, क्योंकि वक्रपथ पर कहाँ से हमें अभिकेंद्र बल प्राप्त हो रहा है, तो घर्षण बल से, और घर्षण बल ही कम गया तो अभिकेंद्र बल भी जितना प्राप्त होना चाहिए उतना प्राप्त नहीं हो पाया, जिसके कारण गाड़ी का अंदर वाला पहिया पहले ऊपर उठता है और गाड़ी बाहरी पहिया पर बाहर की ओर पलटता है, ठीक है। तो गाड़ी के अंदर वाला पहिया पहले उठेगा, क्योंकि अभिकेंद्र बल सही से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और बाहर की ओर गिरेगा। किधर की ओर गिरेगा, तो बाहर की ओर ही गिरेगा। आगे देखेंगे, अगर कोई पिंड असमान चाल से वृत्तीय पथ पर चलता, असमान चाल से वृत्तीय पथ पे चल रहा है कोई पिंड, तो इसके पास दो प्रकार के त्वरण होते हैं। एक तो अभिकेंद्र त्वरण जो केंद्र की ओर लग रहा है, तो दूसरा एक स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखा जो स्पर्श रेखा की ओर होता है, स्पर्श रेखा की ओर, यानी यहाँ पे इस दिशा की ओर, यहाँ पे इस दिशा की ओर, है ना, सब जगह अलग अलग। आगे देखेंगे अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभिकेंद्र बल आ गया समझ में, केंद्र की ओर, और अपकेंद्र बल केंद्र से दूर बाहर की ओर, ठीक है। अभिकेंद्र यानी केंद्र की ओर, अपकेंद्र यानी केंद्र से बाहर। अपकेंद्र बल देखेंगे, अपकेंद्र बल जो है ना वो एक काल्पनिक बल है। कैसा है, काल्पनिक बल, जिसकी कल्पना न्यूटन के तीसरे नियम की सत्यता को बचाने के लिए किया गया है, ठीक है। इसके अपकेंद्र बल की कल्पना क्यों किया गया, तो न्यूटन को जो तीसरा नियम है क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया वाला, उसी नियम को बचाने के लिए किया गया। अपकेंद्र बल का परिमाण अभिकेंद्र बल के परिमाण के बराबर होता है, दोनों का परिमाण बराबर होता है, लेकिन क्या होता है, दिशा विपरीत होता है। दिशा क्या है, विपरीत। अभिकेंद्र बल का दिशा है केंद्र की ओर और अपकेंद्र बल का दिशा है केंद्र की बाहर की ओर, लेकिन दोनों का परिमाण है जो बराबर होता है। अब अपकेंद्र बल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूध से मक्खन का अलग होना, ये किसका उदाहरण है, अपकेंद्र बल का। वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना, ये भी है अपकेंद्र बल का उदाहरण। अपकेंद्रीय पंप, ये सब है अपकेंद्र बल का उदाहरण, ठीक है। ये न्यूमेरिकल देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग कोणीय संवेग। क्या देखेंगे, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। तो कोणीय संवेग जो है कोणीय गति की मात्रा को बताता है। कोणीय संवेग किसकी मात्रा को बताता है, तो कोणीय गति की मात्रा को ये बताता है। कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग गुना त्रिज्या। क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग गुना त्रिज्या। कोणीय संवेग को हम लोग सूचित करते हैं एल से, द्रव्यमान हो गया एम से, और वेग हो गया v से, और त्रिज्या हो गया r से। तो कोणीय संवेग बराबर हो गया mv/r। क्या हो गया, कोणीय संवेग बराबर mv/r। और एल कोणीय संवेग का ऐसा मात्रक क्या हो गया, m के बदले क्या हो गया kg। v तो मीटर, v त्वरण, वेग तो इसका हो गया मीटर पर सेकेंड, और r के बदले m, इसका v में हो जाएगा ml/t−1। और कोणीय संवेग है जो एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, कोणीय संवेग एक सदिश राशि है। अब देखते हैं कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत एक क्या है, तो इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल आघूर्ण आरोपित न हो तो उस वस्तु का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता। कहा जा रहा है कि कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार अगर कोई वस्तु है, ये वस्तु है कोई,
तो इस पर कोई बाह्य बल आघूर्ण आरोपित ना हो, कोई बाहर से कोई बल न लगाया जाता हो, तब उस वस्तु का कुल कोणीय संवेग है जो कांस्टेंट संरक्षित रहता है, नियतांक रहता है। तो कोणीय संवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, mvr ना, mvr बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक, कांस्टेंट। आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसका। अगर किसी पत्थर को धागे से बांधकर घुमाया जाता है तो ज्यों-ज्यों धागा अंगुली पर लिपटती है त्यों-त्यों त्रिज्या कम होने के कारण वेग बढ़ जाता है और उल्टा होने पर उल्टा होता है। बोला जा रहा है कि अगर किसी पत्थर को, है ना, अगर किसी पत्थर को धागे से बांधकर घुमाया जाता है, धागे से बांधकर किसी पत्थर को है जो घुमाया जा रहा है इस दिशा में, इस तरह, और उंगली पर ज्यों-ज्यों धागा लिपटते जाता है ना, उंगली पर धागा है जो लिपटते जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, तो r का मान कम होते जाएगा, है ना। त्रिज्या क्या हो रहा है, छोटा हो रहा, त्रिज्या को सूचित करते हैं r से, तो r का मान क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, r का मान कम होते जा रहा है। mvr बराबर क्या होता है, कांस्टेंट, नियतांक, यानी इन तीनों को गुना करके हमेशा एक ही आना चाहिए। तो r का मान कम होते जा रहा है, तो क्या होगा, v का मान बढ़ेगा, v का मान बढ़ेगा तब ना बराबर आएगा कांस्टेंट के, क्योंकि तीनों को गुना करके हमेशा एक ही आना चाहिए, है ना। तो r का मान कम रहा तो v का मान को बढ़ाना पड़ेगा, यानी त्रिज्या कम रहा है तो वेग क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे वही लिखा गया है कि त्यों-त्यों त्रिज्या कम होने के कारण वेग बढ़ जाता है और उल्टा होने पर उल्टा होता, ठीक है। और फिर उसी तरह से हम फिर उल्टा करते हैं, उंगली से धागा छोड़ते जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, त्रिज्या बढ़ते जाएगा तो वेग घटते जाएगा। आगे देखिए, अगर किसी घूमते हुए टेबल पर कोई लड़की अपनी बाहों को फैलाकर घूम रही है और वह धीरे धीरे अपनी बाहों को सिकोड़ लेती है, बाहों को सिकोड़ रही है, यानी क्या, वो त्रिज्या को कम कर रही है, त्रिज्या को कम कर रही है ना, तो इसके कारण क्या होगा, वेग बढ़ाना पड़ेगा, तब तो हमको तीनों को गुणनफल करके नियतांक आएगा। तो त्रिज्या कम होने के कारण वेग अधिक होने लगता है और उल्टा होने पर उल्टा होता। फिर ज्यों-ज्यों हम हाथ बढ़ाएंगे टेबल की ओर अपनी बाहों को, तो उसमें क्या होगा, त्रिज्या बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा तो वेग घट जाएगा। आगे है, अगर किसी घूमते हुए सीढ़ी डिस्क पर कोई मच्छर आकर बैठ जाता है, एल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, mvr। घूम रहा है कोई सीढ़ी, उस पर मच्छर आके बैठ गया, यानी उसका द्रव्यमान थोड़ा बहुत है जो बढ़ गया, m का मान क्या हो गया, बढ़ गया, बैठ जाता था। त्रिज्या नियत रहती है, त्रिज्या तो वही रहेगी ना, r वही है, लेकिन द्रव्यमान बढ़ने के कारण है जो वेग घट जाता है। द्रव्यमान बढ़ गया तो इस त्रिज्या तो उतना ही रहेगा, इसका तो कमी किस में आएगी, वेग में। त्रिज्या तो उतना ही रहेगा, द्रव्यमान बढ़ा, हमको गुना करके एक ही लाना है, तो वेग क्या होगा, घट जाएगा और उल्टा होने पर उल्टा होता है। आगे देखिए, अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, देखिए ये सूर्य है, कोई ग्रह इसी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा, तब वह सूर्य के नज़दीक होता है, सूर्य के नज़दीक है, यहाँ पे कोई ग्रह है जो ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है, सूर्य के नज़दीक, तो यहाँ पे क्या है, त्रिज्या कम है, त्रिज्या कम है ना, त्रिज्या कम होने के कारण यहाँ पे इसका वेग ज़्यादा होगा, लेकिन यही जब घूमते घूमते यहाँ आ गया तो यहाँ पे इसका त्रिज्या है जो ज़्यादा हो गया, यहाँ पे त्रिज्या ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे इसका वेग कमी होगा और दूर रहने पर त्रिज्या अधिक होने के कारण वेग कम होता है। तो ये था कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, बताइएगा ज़रूर। और आज के लिए इतना ही था, हम लोग इसके आगे कल देखेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इससे हमको खुद को मोटिवेशन मिलती है व्यूज़ बढ़ने से। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।